ये है युगांडा और इसमें मौजूद है ये शानदार सी बिल्डिंग जिसकी दीवारें 3 लाख लोगों की दर्दनाक मौत की गवाह है। जिसमें जहां देखो बस खोपड़ियां खून किसी को तड़पाने में यूज किए गए औजार ही दिखेंगे। इसी बिल्डिंग की वो दीवारें है जिसके बीच ईदी आमीन ने अपनी चौथी प्रेग्नेंट बीवी को टेबल पर लेटाकर उसके हाथ पैर काटे और हाथों की जगह पैर सीकर लगाए और पैरों की जगह हाथ सीकर लगाए। यही वो दरिंदा है जो मरी हुई लाशों के हाथ पैर काटकर पकाकर खा जाता था और उनके साथ बात करते करते सो जाता था। ईदी आमीन के इतने बेदर्द और निर्दय होने के बावजूद भी युगांडा के लोगों ने उसे अपना प्रेसिडेंट बनाकर रखा था। कई सालों तक युगांडा के लोग सबसे ज़्यादा प्यार भी ईदी आमीन से ही करते थे। लेकिन आखिर क्यों इतने ज़्यादा लोगों को मारने के बावजूद भी लोग ईदी आमीन से इतना प्यार क्यों करते थे? आज जानते हैं रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो में। 1925 में ईदी आमीन का जन्म होता है नॉर्थ ईस्ट युगांडा के एक छोटे से काकवा ट्राइब में। उस वक्त युगांडा भी हमारी तरह अंग्रेजों का गुलाम था। अब ऐसा कहा जाता है कि काकवा ट्राइब के लोग थोड़े खतरनाक हुआ करते थे। ये प्रकृति के बहुत करीब हुआ करते थे और अपने भगवान को खुश करने के लिए अक्सर इंसानों का या जानवरों का खून पिया करते थे। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर ईदी आमीन बड़ा हुआ। उसके लिए किसी इंसान को मारकर उसका खून पीना या खाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे ही इन्वायरमेंट में पला बड़ा था। लेकिन इसी बीच उसके माता पिता अलग हो गए और उसकी माँ ईदी को लेकर युगांडा के बम्बू शहर चली आई। और ईदी ने यही कुछ 20-21 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली और वो एक असिस्टेंट कुक के तौर पर काम करना शुरू किया। अब देखिए 6 फीट 4 इंच का इंसान और लोकल युगांडा की भाषा बोलने वाला यंग ईदी का फायदा ब्रिटिशर्स कैसे नहीं उठाते। ब्रिटिशर्स को चाहिए था एक लोकल सोल्जर जो उनके हर ऑर्डर को माने, और ईदी ने भी उन्हें जो चाहिए था वो दिया, यानी कि ब्रिटिशर्स को युगांडा पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मदद की। इस वक्त ईदी ब्रिटिशर्स के लिए अपने लोगों को भी मारने लगा था। 1952 से 1960 तक चले माओ रिवॉल्ट में केनिया और सोमालिया के बीच चली वॉर में ब्रिटिशर्स की तरफ से ईदी लड़ रहा था। वो इतना क्रूर था कि सामने वाले सोल्जर्स की अतड़ियां बाहर निकालकर सोल्जर्स को दिखाता था, जिससे सामने वाले आधे सोल्जर्स तो उसे देखकर ही भाग जाते थे। ब्रिटिशर्स का ईदी पर अब पूरा भरोसा हो गया था। ईदी मशहूर होने लगा था, उसकी मिलिट्री रैंक बढ़ती गई और 1961 में ईदी ब्रिटिश आर्मी का सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर बन गया। इसी बीच उसे एक दोस्त मिल गया था, मिल्टन ओबोटे। ये भी ब्रिटिश आर्मी में एक हाई रैंक पोजीशन पर था और इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि ये ब्रिटिशर्स के गोल्ड्स, वेपन्स, आइवरी और कॉफ़ी जैसी कई चीज़ें चुराने लगे। और इन सारी चीज़ों की ब्रिटिशर्स को कानों कान खबर नहीं लगी, और जब लगी तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ दिनों में ही युगांडा आज़ाद होने वाला था। अगर ब्रिटिश इन दोनों को सज़ा भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि तब तक ब्रिटिशर्स के हाथों में कोई पावर नहीं रहती। और ऊपर से आज़ादी के बाद युगांडा को संभालेगा कौन, क्योंकि उनके अलावा कोई तीसरा काबिल लीडर नहीं था। और इसलिए 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा को आज़ादी मिल जाती है। ओबोटे बन जाता है युगांडा का प्रेसिडेंट और ईदी बन जाता है कमांडर इन चीफ ऑल फोर्स। अब रूल अनुसार ईदी ओबोटे के अंडर था, लेकिन पहले तो वो दोनों दोस्त हुआ करते थे जो साथ मिलकर काम किया करते थे। तो जाहिर सी बात है अब इन दोनों में पैसा, पावर, पोजीशन को लेकर अनबन होना शुरू हो गई। पहले तो ये अनबन सिर्फ तू मैं तक ही थी, लेकिन ये अनबन आगे चलकर इतनी बढ़ गई कि ईदी आमीन ने ओबोटे के खिलाफ एक पूरी आर्मी को खड़ा करना शुरू कर दिया, जो ईदी के एक इशारे पर प्रेसिडेंट ओबोटे को मारने के लिए तैयार थे। लेकिन जब जैसे ही ओबोटे को इस बात का पता चला तो उसने ईदी की रैंक नीचे ली और उसे सीधा कमांडर इन ऑल फोर्स से लेकर कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी बना दिया, यानी कि ईदी अब सिर्फ आर्मी का ही चीफ था। इसके बाद तो ईदी बौखला गया। उसे अब कैसे भी करके 2 चीज़ें चाहिए थी, प्रेसिडेंट की पोजीशन और ओबोटे की मौत। लेकिन अब उसने ताकत की बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया। अपनी पोजीशन को फिर से पाने के लिए हमेशा वो लोगों के बीच जाता, उनके साथ डांस करता, उनके साथ ही खाता पीता और उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें सॉल्व करता। इससे वो लोगों में काफ़ी पॉपुलर होने लगा
और लोगों को उस पर भरोसा होने लगा और ऐसा ईदी कंटिन्यूसली कई सालों तक करता गया। और फिर वक्त आया 25 जनवरी 1971 का। ओबोटे कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग के लिए सिंगापुर गया और इस मौके का फायदा उठाते हुए ईदी ने खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब उसके आर्मी का पहले से ही युगांडा पर दबदबा था और उसकी इमेज भी लोगों के सामने पहले से ही अच्छी थी, तो लोगों ने भी ईदी आमीन को अपना प्रेसिडेंट मान लिया। प्रेसिडेंट की पोजीशन मिलते ही ईदी ने सबसे पहले ओबोटे को युगांडा में घुसने से ही बैन कर दिया और फिर पूरे युगांडा में ये न्यूज़ फैला दी कि कोई ओबोटे के साथ मिला होगा और ये नई सरकार को पता चला तो उसे उसी वक्त मार दिया जाएगा। फिर उसके बाद ईदी ने एक किलर स्क्वाड बनवाया जिसके बारे में ईदी के अलावा और किसी को पता नहीं था। इनका काम सिर्फ ये था कि इन्हें अगर ऐसा लगे कि ये ईदी को मारना चाहता है या फिर ओबोटे का सपोर्टर है तो उसे खत्म कर देना। इनके पास इतनी पावर थी कि सिर्फ शक के बुनियाद पर ये लोग पूरे के पूरे ट्राइब को मार देते थे। इसके गवाह ये दो ट्राइब है, अचोली और लाइगो ट्राइब। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब ईदी एक रात सोकर उठा। उसने उठते ही पूरी युगांडा में ऐलान कर दिया कि युगांडा में रहने वाले सारे एशियाई लोगों को युगांडा से बाहर निकाल दो, क्योंकि उसे उस रात सपने में अल्लाह ने यह आदेश दिया कि वो सारे एशियाई लोगों को युगांडा से बाहर निकाल दे। अब उसे सच में सपना आया था कि वो झूठ बोल रहा था, ये तो उसको ही पता। और उस वक्त युगांडा में सबसे ज़्यादा इंडियन ट्रेडर्स और बिजनेसमैन थे जो 60% युगांडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते थे। और उसे ये भी लग रहा था कि ये लोग आगे चलकर हम पर राज करना चालू कर देंगे और इसलिए वहाँ की आर्मी ने धीरे धीरे एशियंस की प्रॉपर्टीज़ को सीज करना चालू कर दिया। और फिर जो इंडियंस युगांडा से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे उन्हें काट काट कर या फिर कभी कभार जिंदा ही मगरमच्छों के सामने डाल दिया जाता था। और ये काम एक लेवल और आगे चला गया। अब एशियंस के साथ साथ लोकल युगांडा के लोगों को भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ईदी ने इन टॉर्चर्स को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने के लिए अपने ही घर में 5 चैम्बर बनवाए। इन चैम्बर्स में ना ही कोई खिड़की थी और ना ही इसमें हवा आने की कोई जगह थी और चैम्बर्स के दरवाजे पर हमेशा बिजली लगी रहती थी, यानी कि अगर किसी ने उसे छुआ तो वो तुरंत उसी वक्त उसकी मौत हो जाती थी। लोग घुटन के मारे चिल्लाते थे, दीवारें तोड़ने की कोशिश करते थे। कई बार तो वो उन चैम्बर्स के अंदर पानी छोड़ देता और उसके अंदर करंट की वायर डाल देता। कभी कभी तो वो जहरीली गैस चैम्बर के अंदर छोड़ देता जिससे लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। लेकिन ईदी तो दरवाजे तब तक नहीं खोलता था जब तक कि अंदर से आवाज़ें आना बंद नहीं होते थे और फिर अंदर मौजूद सारी लाशों को मगरमच्छों के सामने फेंक देता था। और कई बार वो कुछ लाशें अपने कमरे में लाता, उनके अंगों के कुछ भागों को काटता, उबालता, मिर्च मसाला डाल के खा जाता था और जो बचे कुचे अंग थे वो उनके साथ सो जाता था जैसे कि वो किसी लड़की के साथ सो रहा हो। और ये सब उसने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि ह्यूमन मीट लेपर्ड मीट से ज़्यादा सॉल्टी होता है, लेकिन कहते हैं ना हर एक चीज़ का अंत होता है। अब ईदी अमीन का भी वक्त आ गया था। अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए उसने तंजानिया पर अटैक किया जिसमें वो बहुत बुरी तरह हार गया और हारने के बाद वो लीबिया भाग गया और फिर वहाँ से वो सऊदी अरेबिया भाग गया और लास्ट में 16 अगस्त 2003 में ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी कहानी दुनिया के सबसे क्रूर लीडर ईदी आमीन की। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।